अब हम देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ। हमने बच्चों पहले पढ़ा तीसरा अंग्रेजों और मैसूर के मध्य युद्ध जो 1790 से 92 तक हुआ और जिसका अंत श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ। इसमें जो है टीपू को आर्थिक रूप से बहुत अधिक क्षति हुई। उसके प्रदेशों को से हाथ धोना पड़ा। उसके पुत्रों को बंधक के रूप में रखना पड़ा। तो अब जब इसके पश्चात उस इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने धैर्य और उत्साह को नहीं खोया और अपने मैसूर राज्य के उत्थान और सैनिक तैयारियों के प्रयास में रहा। ऐसी स्थिति में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके क्या क्या कारण रहे वो हम देखते हैं। टीपू की सैनिक तैयारियां। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार व अपमान का बदला लेने के लिए टीपू ने सैनिक व अन्य तैयारियां प्रारंभ की। उसने श्रीरंगपट्टम की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ किलेबंदी की, अनेक दुर्गों की मरम्मत की, सेना का पुनः संगठन किया। रॉबर्टसन लिखते हैं कि दुर्भाग्य की छाया में रहने के बजाय उसने सारी शक्ति युद्ध की हानियों की पूर्ति में लगा दी। उसने घुड़सवार पैदल फौज को अनुशासित किया। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा। टीपू का फ्रांसीसियों से संपर्क। हमने पहले भी पढ़ा कि वो हमेशा फ्रांसीसियों से संपर्क बनाए रखा। उसने अनेक राजदूत भी भेजे। इस समय यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध चल रहा था। टीपू ने अपनी सेना में फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। उसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर से भी संपर्क किया। 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण किया। उसने टीपू को लिखा कि उसकी विशाल सेना अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराने आ रही है। यद्यपि नेपोलियन नील नदी के युद्ध में हार गया था, किंतु भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली किसी प्रकार का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। वो टीपू की गतिविधियों को सतर्कता से देख रहा था। उसने लिखा कि टीपू के राजदूतों का कार्य, जिन्हें उसने स्वयं आदेश दिए हैं, तथा टीपू की राजधानी में फ्रांसीसी सैनिकों का होना एक स्पष्ट तथा निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। तीसरा कारण जो माना जाता है, टीपू द्वारा विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास। अब उसने सैनिक सहायता के लिए किस किस से प्रयास किए? फ्रांसीसियों से, अरबों से, काबुल, तुर्की के मुसलमानों से अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए मदद प्राप्त करने की कोशिश की। उसने सभी देशों में अपने दूत भेजे और अप्रैल 1798 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी मंगलोर पहुंची। फिर हम देखते हैं वेलेजली की सहायक संधि की नीति। भारत में आने के पश्चात वेलेजली ने अनुभव किया कि कंपनी का साम्राज्य खतरे में है। फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान की ओर से आक्रमण की आशंका है। इस कारण वेलेजली ने सहायक संधियों की प्रथा को एक नया रूप दिया। उसने देशी राज्यों से कहा वे कंपनी की अधीनता स्वीकार करें, अपने प्रदेशों में एक अंग्रेज सैनिक दस्ता रखें जिसका खर्च उन्हें उठाना होगा। 1799 में निजाम द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने के बाद वेलेजली ने टीपू के सम्मुख भी इसे स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन टीपू ने इनकार कर दिया। वेलेजली ने पेशवा को लालच देकर अपनी ओर मिलाया। निजाम ने भी उसे सहायता का वचन दिया। इस प्रकार पूर्ण तैयारी के बाद वेलेजली ने टीपू पर श्रीरंगपट्टम की संधि में के उल्लंघन का आरोप लगाया और युद्ध छेड़ दिया।
टीपू के द्वारा श्रीरंगपट्टम से युद्ध जारी रखा गया। अंग्रेजों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने टीपू के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी शर्तों के अत्यंत कठोर होने के कारण टीपू ने प्रस्ताव को नहीं माना। 6 मार्च 1799 ईस्वी को किले के द्वार पर टीपू लड़ता हुआ मारा गया। अब हम देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम। टीपू के राज्य का अंत और विभाजन। यद्यपि इस समय समस्त मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, लेकिन वेलेज़ली ने ऐसा न किया क्योंकि उसने मराठों निजाम से मतभेद होने की संभावनाएं थी। उसने मैसूर के मध्य भाग को वाडियार वंश के एक सदस्य कृष्णराज को दे दिया और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। पेशवा को उत्तर पश्चिम के प्रदेश दे दिए, किंतु उसने इन्हें लेने से इनकार कर दिया, अतः ये प्रदेश अंग्रेजों निजाम ने बांट लिए। दक्षिण भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व। टीपू की पराजय से अंग्रेजों का एक प्रबल शत्रु नष्ट हो गया। उत्तर के अतिरिक्त सब ओर से ब्रिटिश प्रभुत्व के राज्यों ने मैसूर को घेर लिया। वेलेज़ली की प्रतिष्ठा में वृद्धि। इससे वेलेज़ली की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इंग्लैंड की सरकार ने उसे मार्क्वीस की उपाधि प्रदान की। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टीपू का चरित्र और उसकी उपलब्धियां। अंग्रेजी इतिहासकारों ने टीपू के चरित्र के बारे में विरोधी मत प्रकट किए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से उसने केंद्र और प्रांतों का सुप्रबंध किया, भू राजस्व को व्यवस्थित किया, प्रांतों पर राज्य का एकाधिकार किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अंगीकार की, कुशल सेनापतित्व का परिचय दिया और वीर योद्धा की भांति अपने कट्टर शत्रु अंग्रेजों से सफलतापूर्वक युद्ध संचालित किया। केंद्र और प्रांतों का सुप्रबंध। वो प्रथम भारतीय राजा था जिसने पाश्चात्य परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयास किया। उसके शासनकाल में प्रशासन के 7 विभाग थे, जिनके अध्यक्ष आसिफ कहलाते थे। ये प्रत्यक्ष रूप से टीपू के प्रति उत्तरदायी थे। उसने अपने राज्य के 7 प्रांतों में विभाजित किया। कुछ समय बाद उसकी संख्या 17 हो गई। प्रांतों के अधिकारियों के लिए फौजदार होते थे, दोनों सहयोग से कार्य करते थे। प्रांत जिलों और व जिले ग्राम में विभक्त थे। भू राजस्व सुव्यवस्थित करना। टीपू ने जागीरदारी प्रथा समाप्त करके भूमि पर राज्य का अधिकार स्थापित किया। किसानों को अधिक से अधिक भूमि जोतने को प्रोत्साहित किया। उन्हें वक्त पर ऋण, हल बैल दिलाने का प्रबंध किया। भूमि कर 1/3 से लेकर आधा तक वसूल किया जाता था। सिंचाई के साधनों का विस्तार किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात राज्य की आय बढ़ाने के लिए उसने भू राजस्व की दरें बढ़ा दी थी। व्यापार पर राज्य का एकाधिकार करना। उसने देशीय और अंतर्देशीय व्यापार को विकेंद्रित किया। इसके लिए एक वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की। चंदन, सुपारी, काली मिर्च, इलायची, स्वर्ण, चांदी के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार रखा। हाथियों के निर्यात की व्यवस्था की। कागज व चीनी के कारखाने खोले। धार्मिक सहिष्णुता। यद्यपि वो कट्टर मुसलमान था, किंतु उसने हिंदुओं के साथ उदार नीति अपनाई। श्रृंगेरी से प्राप्त पत्रों से ज्ञात होता है वो हिंदू विरोधी नहीं था।
वह भी अपने पिता के समान हिंदू मंदिरों को दान देता था, उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्त करता था। उसका प्रधानमंत्री पूर्णिया एक हिंदू था। कुशल सेनापति, वह रण कौशल में निपुण था। अपना अधिकांश समय सेना की देखरेख में व्यतीत करता था। सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए उसने फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। उसकी स्थायी सेना में 45,000 सैनिक पैदल, 2,000 अश्वारोही और एक अच्छा तोपखाना था। उसने किलेदारी पर भी ध्यान दिया, लेकिन उसकी सेना फिर भी अंग्रेजों की अनुशासित सेना के सामने नहीं ठहर सकी। उसकी पराजय का एक अन्य कारण टीपू द्वारा कभी-कभी अपने सेनानायकों के परामर्श की अवहेलना करना था। वीर योद्धा, वो अपने पिता के समय से ही युद्धों में भाग लेता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु से वो विचलित नहीं हुआ, उसने संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों का कट्टर शत्रु, टीपू ने जान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना आवश्यक है। इसके लिए उसने निजाम और मराठों का सहयोग प्राप्त नहीं किया, अपितु फ्रांस, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ देशों से सहायता लेने का प्रयत्न किया। इससे अंग्रेज उसके प्रबल शत्रु बन गए। वस्तुतः वही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने बिना किसी समझौते के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस दृष्टि से उसकी गणना उच्च कोटि के देशभक्तों में की जाती है।